तो एक तरफ जहां G20 पर TV9 भारतवर्ष पर बड़ी कवरेज जारी है, वहीं दूसरी तरफ सर्गेई लैवरोव दिल्ली में मौजूद हैं और उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि यूक्रेन युद्ध पश्चिम की साजिश है और बहुत कुछ कहा उन्होंने। सीज़फायर के मुद्दे पर बात की, किस तरह से रास्ता आगे निकाला जा सकता है और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार है, क्यों रूस को घेरा जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर तमाम सवालों का जवाब दिया है सर्गेई लैवरोव ने दिल्ली में। इसके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। पहले युद्ध से जुड़ी इस वक्त की 5 बड़ी खबरें देख लेते हैं। कीव में ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हो रहे हैं, एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। हवाई हमलों पर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 2 दर्जन ड्रोन मार गिराए हैं। और इधर एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी एयरफोर्स ने जारी किया है अलर्ट। ड्रोन और मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया है। चेर्निहिव, कीव, ज़ैपोरिज़िया में अलर्ट जारी किया गया है। यूक्रेन के कई शहरों में यह एयर अलर्ट है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्रीमिया पर ड्रोन हमला नाकाम रहा है। 3 यूक्रेनी ड्रोन गिराने का दावा किया गया। डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन मार गिराए हैं। यूक्रेन में एक ब्रिटिश फाइटर की मौत हो गई है। यूक्रेन के लिए लड़ रहा था ब्रिटिश नागरिक, जवान के हाथ पीछे बंधे हुए मिले तो यूक्रेन के लिए लड़ रहे एक ब्रिटिश नागरिक की मौत हो गई है। उस जवान के हाथ पीछे बंधे हुए मिले। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने भी एक बड़ा बयान जारी किया है। हथियार सप्लाई तेज करें पश्चिम के देश, ये कहा गया है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन लगातार और हथियारों की मांग करता रहा है और अब कहा यह जा रहा है कि और तेजी से पश्चिम के देश हथियार सप्लाई करें, ये रक्षा मंत्रालय कह रहा है। Diplomatic niceties, they have their own choice. देखिए, हम आपको बताएंगे, बड़ी कवरेज दिखाई हमने आपको। लैवरोव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने, लेकिन अब उसका विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ मेहमान यहाँ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ और भी मेहमान जुड़ेंगे। मनीष हमारे साथ रहेंगे, गौरव मेरे साथ हैं। सर्गेई लैवरोव ने क्या कुछ कहा है, उसके क्या मायने हैं, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। और बड़ी खबर G20 सम्मेलन खत्म होने के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दुनिया की नजर थी, आज वहीं से बड़ी खबर भी सामने आई। दिल्ली आए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव ने पश्चिम पर बड़ा हमला बोला है। लैवरोव ने कहा है कि पश्चिमी देशों का वर्चस्व टूटा है। यूक्रेन युद्ध पर पश्चिम से कोई बात नहीं होगी, पश्चिमी मीडिया को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लैवरोव ने यह भी कहा कि यूएन चार्टर में जनमत संग्रह की बात है, लेकिन यूक्रेन में जनमत संग्रह को पश्चिम ने अनदेखा किया है। और TV9 ने रूसी विदेश मंत्री से डायरेक्ट सवाल पूछे। रूसी विदेश मंत्री से TV9 के सवाल। TV9 संवाददाता मनीष झा ने पूछा कि क्या आपको अमेरिका या पश्चिम के प्रतिनिधि मंडल से बात करने का मौका मिला था। हमने पूछा यूएस डेलीगेशन से बात का मौका मिला। TV9 के सवाल पर लैवरोव ने कहा, मेरी उनसे बात हुई जो मुझसे बात करना चाहते थे। जो लोग खुद को कूटनीति से ऊपर समझते हैं उनको क्या कहें। लैवरोव ने TV9 के सवाल पर कहा कि मुझे भी बात करने की इच्छा नहीं थी, यानी साफ कहते हुए कि उनके लिए अमेरिकी डेलीगेशन की कोई अहमियत नहीं। एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कैसे TV9 संवाददाता मनीष झा ने सर्गेई लैवरोव से दूसरा सवाल पूछा कि क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन इस साल भारत आएंगे। इस पर लैवरोव ने जवाब दिया कि अगर पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन का शेड्यूल बना तो पुतिन भारत आएंगे और इसकी बाकायदा घोषणा भी की जाएगी। Since President Putin was missing in this summit, and can we expect him to visit India this year? And during the 2 days, you had many occasions to encounter with Western delegation. So, did you get chance to say hello to American delegation, or for that matter, any Western delegation? Well, I didn't look for this chance. I just was doing my job. And those who wanted to talk to us, they did so. And those who prefer to consider themselves above diplomatic niceties, they have their own choice. Что касается
контактов на высшем уровне между Россией и Индией, они, конечно же, будут продолжаться, но я вас уверяю, когда президент России и премьер Индии договорятся об очередном таком контакте, об этом будет объявлено не в ответ на вопрос журналиста, при всем уважении к вашему изданию. तो मनीष झा को देख रहे थे आप। मनीष झा ने सीधे रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से सवाल पूछे। मनीष लाइव है इस वक्त हमारे साथ। मनीष, यानी आपके सवाल ने वो टोन सेट कर दिया जो अभी तक G20 में ढूंढा जा रहा था कि क्या अमेरिका और रूस की मुलाकात होगी। तो रूसी विदेश मंत्री के रुख से तो लगता है ना ऐसा कुछ हुआ और ना ऐसा कुछ होने की संभावना वो देख रहे थे। बिल्कुल गौरव, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि लगभग 1 घंटे तक चले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से रूस के विदेश मंत्री लावरोव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारत के G20 सम्मेलन की सफलता की लगातार बड़ाई कर रहे थे, बढ़ चढ़कर बड़ाई कर रहे थे, उससे तो यही लगता है कि रूस दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर गदगद है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम तो उम्मीद भी नहीं कर रहे थे, हमारे लिए भी ये सरप्राइज था। तो कुल मिलाकर जो वो मोदी मैजिक है जिसकी वजह से दिल्ली घोषणा पत्र पूरी दुनिया के लिए एकदम सरप्राइजिंग और बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया, वो काम कर गया है। और इसी वजह से रूस के विदेश मंत्री यहाँ से गदगद होकर वापस अपने देश लौट रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपने कहा, देखिए उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि हम बातचीत किससे करें। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से हमने 1.5 साल पहले एक एग्रीमेंट किया था जो कि पश्चिम के दबाव में वो पीछे हट गए। दूसरी बात, जेलेंस्की कहते हैं कि हमने एक कानून बना दिया है कि हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। तो वैसी स्थिति में उनसे क्या करेंगे बातचीत करने के लिए। और अमेरिका को अगर कोई ऑफर करना है तो वो हमसे बात करे। और इसीलिए उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि मुझे भी इच्छा नहीं थी, अगर उनको कोई बात करनी है, वो अपने को कूटनीति से ऊपर समझते हैं, उनको बात करनी है तो वो कोई ऑफर लेकर आए। जी मनीष, लेकिन आपने जो दूसरा सवाल पूछा, बहुत अहम सवाल वो भी, और जिसका जवाब उन्होंने दिया कि पुतिन क्या भारत आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर शेड्यूल इजाजत देगा और शेड्यूल बनेगा तो वो जरूर भारत आएंगे, इसी साल भी आ सकते हैं। यानी ये साफ तौर पर दिखाता है कि भले ही इस वक्त G20 में शिरकत करने के लिए पुतिन ना आए हो, उसके बहुत से वजह हो सकती है, क्योंकि यहाँ अमेरिकन डेलीगेशन भी था, जो बाइडेन भी थे, लेकिन भारत और रशिया के जो संबंध है, भारत और रूस के जो संबंध है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, वो अपनी जगह बने हुए हैं और वहां पर दोनों के संबंधों में कोई कमी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 2 बातें अहम हैं। पहली बात तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा को लेकर जब मैंने उनसे सवाल किया और जो उनका जवाब था कि राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत के बाद जो भी शेड्यूल बनेगा तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट पुतिन आएंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन भारत आना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि रूस के राष्ट्रपति के लिस्ट को भी अगर आप देख लें तो सबसे अधिक बार भारत आने वाले में से राष्ट्रपति पुतिन हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस तरीके से रूस ये कह रहा है कि भारत ने बहुत निष्पक्ष भूमिका अदा की है, भारत ने बैलेंस रखा है पश्चिम और रूस के बीच में। दुनिया जब 2 खेमे में बटी थी तो भारत ने दिल्ली डिक्लेरेशन के रूप में उस बैलेंस को आगे बढ़ाया है। और इस बात को लेकर वो कह रहे हैं कि इसका मतलब आप सोचिए, इसका मतलब ये है कि रूस का भरोसा भारत पर है, पश्चिम का भरोसा भारत पर है और भारत ने ये कर दिखाया है। ये बात भारत भूमि से रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं, ये बात G20 में शामिल होने आए तमाम दूसरे राष्ट्राध्यक्ष, मतलब मनीष, तो रूसी विदेश मंत्री की बातों का मतलब यही है कि भारत अब ये कह सकते हैं कि चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हो और चाहे एक ब्लॉक जिसकी तरफ चाइना हो, उन दोनों से ऊपर उठते हुए अपनी एक ग्लोबल न केवल पोजीशन ढूंढ चुका है, बाकी अब रूल टेकर से आगे बढ़कर इक्वल रूल मेकर की भूमिका में आ चुका है। देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर यहां पर दिखाना चाहता हूं मैं। रूसी विदेश मंत्री लावरोव का कीव पर एक बड़ा हमला, कीव यानी यूक्रेन पर। उन्होंने कहा कीव ने खुद अपने इलाकों को खोया, पश्चिम का यूक्रेनी एजेंडा फेल हो गया। 2014 में डोनबास में यूक्रेन का विरोध, यूक्रेन शर्त माने तो ग्रेन डील को तैयार, ये कहते हुए रूसी विदेश मंत्री। एक और बड़ी खबर जो यहां से निकलकर सामने आई प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो ये कि दुनिया में नए पावर सेंटर बने हैं, ये स्वीकार किया लावरोव ने। ग्लोबल साउथ की आवाज कम कर की गई है। G20 में यूक्रेन चर्चा का विषय नहीं बना और ये रूस के लिए जाहिर सी बात उनके पक्ष में ये बात गई कि G20 में यूक्रेन चर्चा का विषय नहीं था। इससे पहले तमाम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच जहां पर यूक्रेन जरूर चर्चा का मुद्दा और विषय बना था, लेकिन यहां यूक्रेन चर्चा का विषय नहीं बना। इस पर जोर दिया लावरोव ने और ग्लोबल साउथ की बात भी की। और सर्गेई लावरोव ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। लावरोव ने कहा, अमेरिका से रणनीतिक मुद्दे पर बात नहीं होगी।
लावरोव सीधे लकीर खींचते हुए यहां पर उन्होंने कहा अपने हितों से रूस समझौता नहीं करेगा, अभी के हालात में यूएस से कोई संवाद नहीं होगा। जिस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या G20 के बैकड्रॉप में रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों की कोई मुलाकात हो सकती है, तो प्रोफेसर भारद्वाज ये तो साफ मना कर गए, हम कोई मुलाकात करने की सोच रहे थे और ना कोई मुलाकात हुई। यानी अमेरिका से हमारे संबंध वैसे ही हैं जैसे पहले थे इस वॉर के दौरान। देखिए, निश्चित रूप से ये बात लावरोव समझ रहे हैं कि जितना जो लड़ाई आज के दिन चल रही है यूक्रेन के साथ, वो अमेरिका के इशारों पे चल रही है, और निश्चित रूप से जितना भी हथियार सप्लाई हो रहा है यूक्रेन को नाटो के थ्रू, वो अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। लेकिन 2-3 बातें उन्होंने स्पष्ट की है। पहली बात कि दुनिया का एजेंडा अब वेस्ट तैयार नहीं करेगा, अमेरिका तैयार नहीं करेगा, अब नए पावर सेंटर बनेंगे, केंद्र बन चुके हैं, पोल बन चुके। इशारा भारत की तरफ था कि भारत जैसे ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, तो भारत जैसे देशों पर रशिया ने, लावरोव ने भरोसा दिखाया है कि भारत के पास वो लीडरशिप है जो आज दुनिया को चाहिए, ना कि वेस्ट के पास। वेस्ट अपने एजेंडा पे काम करता है और कर रहा है, इसलिए हम उनसे बात नहीं करेंगे। और कीव को भी जो ट्रैप किया है, कीव के साथ में जो डील नहीं हो पा रही, उसके पीछे भी वेस्ट इन्वॉल्व है। तो साफ साफ इशारा है कि अब पोल अलग बन चुके हैं, और ये भी कहा कि G7 की जो GDP है उससे बड़ी GDP ग्लोबल साउथ की है। तो निश्चित रूप से ये भी कहा गया कि खाली उनको मार्केट के रूप में मत देखिए, उनके साथ में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र भी कीजिए। और उसमें खास जो बात कही उन्होंने, जो इशारा किया, अफ्रीकन यूनियन के जुड़ने से ग्लोबल साउथ मजबूत हो गया, G20 मजबूत हो गया, और वो भारत की लीडरशिप पे हो गया। जी सर, लेकिन एक बार फिर अगर महेश सचदेव जी भी हमारे साथ मौजूद, महेश सचदेव जी, वापस अगर रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें और रूस अमेरिका के संबंधों की बात करें, कूटनीति में बहुत कुछ कहा जाता है साफ तौर पर, और बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में वर्क किया जा रहा होता है, यानी बैकग्राउंड में उसके बारे में काम किया जा रहा होता है, या उसकी कोई पृष्ठभूमि तैयार की जा रही होती है। अभी के हालात में जाहिर सी बात है, ना बात करने की कोई सूरत बन रही है, ना कोई रास्ता निकल रहा है, लेकिन बात तो आखिरकार करनी होगी। तो वो क्या स्थिति बनती है, आप देख रहे हैं कि जब ये बात होगी, या ये युद्ध के बारे में कोई और रास्ता निकलेगा या नहीं? अभी नियर फ्यूचर में हम कोई रास्ता नहीं देखते ऐसा। धन्यवाद। इसमें जो उन्होंने कहा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो उन्होंने नहीं कहा। जी। तो उन्होंने जो नहीं कहा उसमें मेरे, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, उन्होंने मध्यस्थता से इनकार नहीं किया। जी। उन्होंने UN फोरम के बारे में जो कहा, उससे उस तरफ उनकी जो झुकाव है वो कम दिखा, यानी ये कि चाहते हैं कि कोई और मध्यस्थता करे। अच्छा, उन्होंने तुर्की का भी ज़्यादा नाम नहीं लिया, क्योंकि तुर्की पिछले दिनों में काफ़ी एक्टिव रहा है। उन्होंने ग्रीन डील के बारे में कहा, लेकिन उन्होंने तुर्की के नाम लिए बिना कहा। और ये भी एक जो अपने में मायने रखता है। तीसरी तरफ जो उन्होंने ग्लोबल साउथ के बारे में कहा, वो उसमें जो नहीं कहा, उसके बारे में ग्लोबल साउथ के संगठन के बारे में नहीं कहा। रूस की तरफ से कोई नई प्रपोजल नहीं दिया कि हम मदद करेंगे या पॉपुलर होने में कुछ योगदान देंगे। और ग्रेन्स के बारे में भी कह सकते थे कि हम फ्री ग्रेन देते हैं, ग्लोबल साउथ को, अफ्रीका को देना चाहते हैं। वो भी उन्होंने दोहराया नहीं जो पुतिन ने सोची में अर्दोगान को कहा था। तो ये कई चीज़ें, भारत के परमानेंट मेंबरशिप के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। बहुत कुछ, ठीक है सर, वापस आते हैं और इसके क्या मायने फिर निकलते हैं जो उन्होंने नहीं कहा, उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत से मायने बाहर निकलते हैं। आप एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लावरोव ने G20 के लिए भारत की तारीफ की। G20 पूरी तरह से सफल रहा है, ये कहा लावरोव ने, भारत की तारीफ की उन्होंने। दिल्ली घोषणा पत्र बेहद संतुलित है, इससे जाहिर सी बात है रूस बेहद खुश है, इसका इजहार किया लावरोव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
हमारे साथ मनीष भी बने हुए हैं। मनीष, अभी महेश सचदेव जी उन पॉइंट्स की तरफ इशारा कर रहे थे कि जो उन्होंने नहीं कहा, जो मध्यस्थता की बात से उन्होंने, ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसका जिक्र नहीं किया तो हम ये समझ सकते हैं कि अगर मध्यस्थता कोई करता है तो वो उन्हें स्वीकार्य हो सकती है या उस तरह से कोई रास्ता निकल सकता है। क्या फिर उस भूमिका में भारत की अहमियत हो सकती है? बिल्कुल सही। देखिए, मैं एम्बेसडर सचदेवा की बात से बिल्कुल सहमत हूं, और बल्कि रूस के विदेश मंत्री ने भी ये कहा कि हर कोई शांति चाहता है, हम चाहते हैं कि शांति हो। लेकिन देखिए, रूस के लिए दिक्कत यह है कि रूस बातचीत किससे करे। लड़ाई यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन क्या यूक्रेन से बातचीत करने पर शांति आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि यूक्रेन तो कोई फैसला लेगा नहीं, फैसला अमेरिका को लेना है। तो कुल मिलाकर यह है कि बातचीत अमेरिका के साथ होनी होगी। अभी 2 दिन में ये मौका था जब दोनों पक्ष में से कोई पक्ष एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो इसीलिए ये संभावना बनती है कि भारत जैसे देश इस पूरे युद्ध के समाधान में एक मध्यस्थ की भूमिका में आए, और दिल्ली डिक्लेरेशन उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आप देखिए किस तरीके से दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम पर भारत ने दोनों पक्षों को वो बात करा दी। और मनीष, इसी बात को और आगे बढ़ाएं। 1.5 साल में आपने कभी नहीं सुना होगा। इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं, जो बात आप कह रहे हैं, क्योंकि आप मॉस्को को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और दिल्ली को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। आज अगर सर्गेई लावरोव नई दिल्ली में बैठकर भारत की तारीफ कर रहे हैं, तो सीधा मैसेज क्या चीन को भी है? जो चीन भारत से रूस को अलग करना चाह रहा है, क्या वो भी एक बड़ा मैसेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गया है? क्योंकि आप समझते हैं इसको। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब रूस के विदेश मंत्री भारत भूमि में बैठकर भारत के G20 सम्मेलन की सफलता को लेकर लगातार तारीफें कर रहे हैं, तो ये रूस को सीधा मैसेज है। रूस जो कि सोचता था कि पता नहीं इस G20 सम्मेलन में, जिसने हर कदम पर अरंगा डालने की कोशिश की, जिस चीन ने, उस चीन को लेकर रूस ने एक मैसेज दे दिया है। सर जी बिल्कुल, चीन ने जब हर कदम पर अरंगा डालने की कोशिश की थी, तो रूस का ये संबोधन, ये सम्मेलन को लेकर तारीफ करना, ये मनीष आपको रोक रहे हैं। मैनुअल मैक्रों इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपकी जगह आपको रोक रही हूं। मैनुअल मैक्रों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे इसका रुख कर दें। Durable, j'insiste sur ces termes, en Ukraine, conforme donc à la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire au principe d'intégrité territoriale qui a été violé par la Russie il y a 18 mois. Ce G20 montre aussi, je le disais en félicitant le Premier ministre Modi, que nos efforts pour résorber la fracture entre le Nord et le Sud portent leurs fruits. Après le sommet que nous avions organisé à Paris, qui aboutit au pacte de Paris pour les peuples de la planète, plusieurs de ces grands axes et de ce que nous avions lancé a été ici repris. Et je veux ici dire, c'est à mes yeux ce qui est important dans ce G20, que l'agenda que nous portons depuis plusieurs années continue d'avancer et a pu avancer lors de ce G20 en Inde. D'abord, ce que nous avons porté à Paris et qui a donné lieu à ce pacte de Paris pour les peuples et la planète a été réitéré juste avant ce sommet avec de nombreux pays africains qui ont co-signé avec la France une tribune pour soutenir ce pacte. मीटिंग थी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके बाद ये यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, जैसे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आएगा हम आपको सुनाएंगे कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन जो बात मनीष से कह रहे थे, हम बात कर रहे थे, अधूरी रह गई एम्बेसडर सचदेव, क्योंकि एक G20 में भी एक ब्लॉक था G7 कंट्रीज का और एक ब्लॉक था रशिया और चाइना का, जो एंटी वेस्ट बनता जा रहा था। अगर उसमें न केवल एक मध्यस्थता की भूमिका जो हम खोज रहे हैं वो तो है ही, लेकिन क्या उस ब्लॉक में भी रशिया ने भारत की जो तारीफ की है वो चीन को भी एक मैसेज है? शी जिनपिंग को भी वो पसंद नहीं आएगा? मेरे हिसाब से ये परिस्थितियों के हिसाब को ध्यान में रखते हुए लावरोव ने जो कहा है वो भारत को प्रसन्न करने के लिए कहा है, चीन को अप्रसन्न करने के लिए नहीं कहा है। और लावरोव रशिया के 20 साल से विदेश मंत्री हैं, जैसा मैंने पहले कहा। जी सर। और बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। इन्होंने बहुत से संकट देखे हैं, आंतरिक और बाह्य भी, और अभी भी अपने पद पर हैं। तो वो दिखाता है कि उनके बहुत भरोसेमंद हैं। तोल के कहते हैं जो भी कहते हैं। इसी के बारे में अगर बात करें संजय भारद्वाज जी, आपसे भी एक बार फिर से वापस रुक करते हैं, शायद इंग्लिश में इस वक्त। Back in 2020, it is at last genuinely $100 billion that are being reallocated, and France did more than what it was requested to do. We reallocated 40% of our SDRs. So
I, of course, call upon all countries to continue and, most importantly, to deliver on what they committed मैक्रो to की be तरफ से doing. बताया जा रहा है कि फ्रांस And ने next, जो वादा we, किया था this उससे year ज्यादा we उन्होंने will reach, योगदान the दिया है target फ्रांस of की तरफ 100 से billion लगातार मदद पहुंचाई गई है dollars to finance climate transition in developing countries. And in June, we had a report in Paris telling us that we were about to reach that target. It is a commitment that was made in 2015, and we exerted more pressure so that we could do it. Third element, we could see that what was done in Paris, and remember we had this first meeting of a joint financing, all multilateral developing banks attending with the major financial institutions. Well, we got some results. We're increasing the risks taken by our developing banks and development banks. हम सब जो यहाँ पर डेवलपिंग बैंक्स और यहाँ पर इकट्ठा हुए और जो इंस्टीट्यूशंस के साथ हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी को आने वाले दिनों में खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को बढ़ाएंगे. And at the G20, we all agreed upon this commitment taken in Paris with the goal of having $200 billion of private finance for developing countries. So all of that और हम सब यहाँ पर इस निश्चय पर पहुंचे हैं कि हम सब मिलकर $200 बिलियन प्राइवेट फाइनेंस करेंगे उन देशों के लिए जो ज्यादा जरूरतमंद हैं. But we want to do more in terms of efficiency. And this is also a commitment that we made in Paris. First of all, we support a deep reform of global governance. This is Security Council, but as well the World Bank and the IMF. They have to reflect today's reality and in terms of demography and economy as well. And then we want to increase the available tools. That's why we want to replenish the World Bank, and France is supporting that so that the emerging countries have a greater role to play. And we want, of course, to increase as well climate change. And we want some further commitments on behalf of the emerging countries to phase out coal. Next, the IMF. Here again, we expect some कोयले को फेज आउट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को और जो मदद होगी उसके लिए भी फ्रांस अपना कमिटमेंट जारी रखेगा. We stand ready to do more, and we said it today. So it is the very same agenda, a greater financing mobilization around the world, and let me tell you that France upgraded its commitments and we reached लक्ष्य कह सकते हैं G20 का, आप जहां वित्तीय मोबिलाइजेशन हो पूरी दुनिया के लिए. Development projects, and we also want the same to happen at the international level. And this is the reason why we committed to the replenishment of IFA, the International Fund for Agricultural Development, and the meeting will be taking place in December. And I would like to thank President Alvaro Lario of IFAD for being with us today. We need IFAD because IFAD is very much fighting to increase the productivity and the efficiency of the agriculture systems all around the world, in particular given that they are mostly impacted by the war. And then we expressed our support to a number of initiatives taken in Paris or in Nairobi because this massive financing leap also requires some additional resources. So we need to find some new international resources. And together with President Ruto, we तो हमें अब नए फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ढूंढने पड़ेंगे ताकि हम उन देशों को फाइनेंस कर सके जहां G20 में जिनको सबसे ज्यादा इसकी जरूरत है. And I commend his initiatives for a new kind of carbon tax with a genuine price. So it is the very same agenda and that we are working on climate change. And हम क्लाइमेट चेंज पर भी, जलवायु परिवर्तन पर भी काम कर रहे हैं, ये भी हमारे एजेंडा में है. We're not on the right trajectory, and the G20 is a key player in this. Today, we acknowledge a goal of tripling the production of renewable energy
and we also have the same ambition for low carbon technology, including the nuclear energy. And we're also committed to developing a major vast rail corridor between India, Saudi Arabia and Europe, and in order to transport ट्रेन रूट green कॉरिडोर hydrogen and भारत और to speed सऊदी up the अरेबिया के green बीच में जो hydrogen बनाने की trade. बात हो रही है उस But पर this भी is हमारा not कमिटमेंट enough. है Let me tell you that I'm और हम अपना personally योगदान very देंगे। concerned and by some sort of a rising state of mind, including within the G20, on the issue of climate. First of all, it is too easy to say for some of the emerging countries that it is only for the wealthiest country to bear the responsibility. The Europeans are facing their responsibility. We have the only credible international commitment. इमर्जिंग देशों के लिए ये कहना बहुत आसान है कि क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी विकसित देशों पर है, लेकिन ये हम सब की साझा जिम्मेदारी है। To reach carbon neutrality in 2050 and the goals that were set for 2030. I'm very pleased that some join us with this 2050 हमने 2030 के लिए एक लक्ष्य तय किया हुआ है और 2050 तक हमें पूरी तरह से इस पर अमल करना है। We have the 100 billion commitment, as said in June in Paris and reiterated here. But many 100 बिलियन का जो डॉलर्स का जो कमिटमेंट है उस पे भी हम प्रतिबद्ध हैं। Say that we will achieve the Paris Agreement goals without phasing out fossil fuels. And this is और very much at पेरिस the heart of the कमिटमेंट strategy जो that है we're working on जलवायु together with our partners. परिवर्तन पर, उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और चरणबद्ध तरीके से फॉसिल फ्यूल जो है उसको हम फेज आउट करेंगे। South Africa, Senegal and Indonesia. And this is very much what we've been discussing with a number of partners, including Prime Minister Modi. But more generally, with all emerging countries, we need to phase out coal and much faster than we are doing, and we need to work on phasing डेवलपिंग out कंट्रीज oil को as well. देशों को तेजी से कोल को फेज आउट करना पड़ेगा। जिस तेजी से वो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा तेजी से काम करना होगा। 2045 we could still leave with oil while comply with the goals set in the Paris Agreement, but I think this is not the case. This is not true. और हम अगर ऐसे ही बढ़ेंगे तो 2040-45 तक पेरिस एग्रीमेंट को लागू करने में कामयाब होंगे। Nonetheless, we have to look at science. Lastly, we'd like to tell you that we had a chance to talk about technology on artificial intelligence. France has a double purpose. और अंतिम में टेक्नोलॉजी पर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के ज़माने का एक बड़ा जरिया है तकनीक के क्षेत्र में। On the issue of artificial intelligence, we want आर्टिफिशियल all the इंटेलिजेंस और G20 टेक्नोलॉजी countries के to मुद्दे have पर भी access बात to की। it for their development. लेकिन चाहते हैं कि तमाम देखिए ये देशों जो को इस पर सवाल एक्सेस हो। Necessary संजय to भारद्वाज जी, regulate these technologies. Make फॉसल फ्यूल्स को फेज आउट करने के बारे में, कमिटमेंट्स के बारे में, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात रखी। लेकिन देखिए जो कमिटमेंट था वो कमिटमेंट तो अभी तक पूरा नहीं किया गया है और अब एक नेक्स्ट डेडलाइन रख दी और इमर्जिंग कंट्रीज से कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सारी उम्मीद अमीर देशों से ये आप करें, आपको भी अपना योगदान देना चाहिए। तो अपने कमिटमेंट्स को तो अभी तक उन लोगों ने नहीं पूरा किया है। निश्चित रूप से देखिए ये बहुत बड़ा एक ये कॉन्फ्लिक्ट है जो, और इसीलिए आपको ग्लोबल साउथ मजबूत चाहिए कि आप ग्लोबल नॉर्थ के साथ में जो रेस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट चेंज के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने किया है, डेवलपमेंट उनका हो चुका है, टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अब रेस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल साउथ भी बराबर करें। छोटे देशों पे डाल ये रहे हैं। बड़ा छोटे देशों पे जो अब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी करें और अपने आप यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करें। आप टेक्नोलॉजी नहीं देंगे लेकिन आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। तो ये जो विडंबना है इसके लिए ग्लोबल साउथ, मजबूत ग्लोबल साउथ की ज़रूरत थी और भारत एक इमर्ज हुआ है जिसमें अफ्रीकन यूनियन जुड़ी है। तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में एक पहलू है कि दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स और उभर के आए कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं ये, और दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। निश्चित रूप से अगर ये इस डायरेक्शन में काम होता है और $200 बिलियन जो बात कर रहे हैं, बाइडेन की बायलैटरल मीटिंग में भी ये बात आई थी कि $200 बिलियन फंड हम डेवलपमेंट फंड हम इकट्ठा करेंगे ताकि कनेक्ट करें मार्केट। लेकिन ये मार्केट सिर्फ
अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए नहीं, नहीं, इसके अलावा जो इन डेवलप्ड कंट्रीज का एक कमिटमेंट है एम्बेसडर सचदेव $100 बिलियन का क्लाइमेट चेंज फंड में, वो भी तो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये एक नासूर है, बन गया है। हाँ, पेरिस क्लाइमेट समिट में ये 3 साल पहले $100 बिलियन का कमिटमेंट दिया गया था कि विकसित देश विकासशील देशों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और $100 बिलियन हर साल देंगे। उसको नहीं अमल किया गया है। अब यहाँ तक कि शर्म अल शेख समिट में भी, लिवरपूल समिट में भी ऐसी बातें की गई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। $15 बिलियन भी मुश्किल से मिले हैं। तो दूसरी तरफ एक फंड बनाने की कोशिश की गई। आपको याद होगा शर्म अल शेख समिट में 1 दिन तक इस पर ठहराव रहा, समिट को बढ़ाना पड़ा कि वो फंड्स के मोडालिटीज़ क्या होंगी, कैसे डिसबर्स होगा, कैसे उसको पॉपुलेट किया जाएगा, ये सब भी उसमें आनाकानी करते रहे। अब नया शगुफा खोला गया है कि हम ही अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके आप खुद भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हम तो विक्टिम हैं। एग्जैक्टली, हम विक्टिम। पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ रहा है और आप फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना पड़ रहा है। और एक भारतीय औसतन एक अमेरिकन से 1/7 कार्बन डाइऑक्साइड इमिटर है, और आप उसको बराबर रखना चाहते हैं क्योंकि देश बड़ा है, 7 गुना है। ये तो सब विडंबनाएं हैं, ये तो चली आ रही हैं और ये बनी भी रहेंगी। लेकिन एक और बात उन्होंने कही कि हमारा जो रेल हम बनाने की बात करें, रेल रूट और रेल कॉरिडोर बनाने की बात करें, उसके लिए भी हमारा कमिटमेंट है, हम भी उसमें जो योगदान है वो देंगे। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ निकल कर आई है G20 के दौरान, जो हम रेल रूट बनाने वाले हैं। ये आखिर में ये सब लोग इसमें शामिल हुए हैं। शुरुआत अगर आपको याद दिलाऊं तो NSA भारत के, UAE के, अमेरिका के, सऊदी क्राउन प्रिंस से मिले थे अप्रैल में, और तब ये बात पहली बात सामने लाई गई थी। तो उस समय भारत को ये सब इम्प्लीमेंट करना था। ये $multi billion जो प्रोजेक्ट है उसको सऊदी अरब में चाहे नेटवर्क सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन रेलवे लाइन सिर्फ नहीं, उसमें भी सर इनकी जिम्मेदारी, जो इनका यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जो से वो दुनिया के लिए यूरोपियन यूनियन का, उससे ये कितना पैसा उस फंड में देते हैं ये भी देखना होगा। क्योंकि वो जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ा नासूर बन गया क्लाइमेट चेंज फंड, पता नहीं पैसा कहाँ गया। लेकिन मनीष हमारे साथ हैं। मनीष, ये तो बात हो रही है कि दुनिया भर की जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को लेकर दुनिया भर के नेता, खासकर ये अभी मैक्रों की बात कर रहे थे, वो क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर कमिंग बैक टू सर्गेई लावरोव पीसी और फिर भारत का रोल, सब ये मान रहे हैं, मैक्रो ने भी ये माना है कि भारत ने बहुत अच्छे तरीके से समिट यहाँ पर आयोजित की और उसमें बहुत अच्छा आउटकम भी आया। मैक्रो वो रहे हैं जो थोड़े से सॉफ्ट रहे हैं रूस के प्रति, वेस्ट की वॉइस अगर देखें तो। क्या ऐसा कोई ब्रेक थ्रू यहाँ हो सकता था या होना चाहिए था जो इस वॉर को एक नई दिशा देता और जो हो नहीं पाया? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात कहूं आपको, वो सामान्य भाषा में कहूं तो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जैसे शब्द जो आप हिंदी फिल्मों के डायलॉग सुनते थे दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर, दरअसल पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष हों या पश्चिमी देशों की इंटायर मीडिया हो, वो सब यही कह रही है कि दिल्ली डिक्लेरेशन दरअसल विश्वास नहीं होता है कि ये एक हकीकत डॉक्यूमेंट है। आज के माहौल के हिसाब से ये अपने आप में ही बताता है भारत के कद को लेकर। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट मैक्रो जो कह रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, देखिए विकसित देशों ने वादा किया था $100 बिलियन हर साल वो देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो वादों पर खड़े नहीं उतरे। बल्कि आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो वो तो पेरिस क्लाइमेट से ही खुद को अलग कर दिया था। अगले साल फिर चुनाव होंगे, ये तमाम जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लगातार ये कहते रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी को डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज पे डालते रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। वापस आपके पास भी आएंगे और जानकारी भी लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। TV9 भारतवर्ष पर बड़ी कवरेज जारी है।